नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दीपक सर A to Z स्ट्रीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी साथी सिलेबस आने के बाद इस बात को बिल्कुल भी न सोचें कि सिलेबस में क्या समस्याएं हैं या पेपर का लेवल जो टफ रहने वाला है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। मैं उसी लेवल से आपको पढ़ाने वाला हूं जिस लेवल का आपका सिलेबस है। तो A to Z स्ट्रीट पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप A to Z स्ट्रीट पर हैं तो आपको वही लेवल दिया जाएगा जिस लेवल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा जो है वो सामने देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न जो हमारा है वो ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, इस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बेटा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। साथ ही यहाँ पर ध्यान से देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहा है आपसे। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति शासन क्या है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल क्या है, वित्तीय आपातकाल क्या है। ये तीन तरीके से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा नेशनल इमरजेंसी, तो आप बताएंगे आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो साथीगण आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 356। और वित्तीय आपातकाल के बारे में आपसे पूछेगा तो आप आर्टिकल 360 के बारे में बताने वाले हैं। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 वित्तीय आपातकाल है। और 368 की अगर हम बात करें तो यह संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है यह आर्टिकल 368। तो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप जरा यहाँ पर हम कुछ और समझ लेते हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल किसमें है? तो आर्टिकल आपका 352 है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा? घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर करता है? तो आप सभी मित्र क्या बताएंगे? मंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, या हम कह सकते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। तो मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर, ठीक है, मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। किसकी उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की। किसकी घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल में आपको याद रखना है मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। क्या निलंबित हो जाते हैं? जो मूल अधिकार हैं वह निलंबित हो जाते हैं, केवल दो मूल अधिकारों को छोड़कर। कौन कौन से दो छोड़कर जो निलंबित नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21। कौन सा? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। अब ये बात आ गई कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया क्यों जाता है, क्या कारण होते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल के 3 कारण हो सकते हैं लगाने के। तो कौन कौन से वो 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो पहला कारण होता है युद्ध हो रहा हो, युद्ध होने की स्थिति में, युद्ध होने की स्थिति में। और दूसरा वहां आक्रमण की आशंका, वहां आक्रमण की आशंका, ठीक है, वहां आक्रमण की आशंका। या आपका हो सकता है सशस्त्र विद्रोह। क्या हो सकता है मित्रगण? आप क्या बताएंगे? तीसरा कारण हो सकता है सशस्त्र विद्रोह। इसको ही पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
आंतरिक अशांति कहा जाता था, तो इसी का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। तो 3 कारण होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। 3 बार आपातकाल लग चुका है, ठीक है, 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहली बार लगा था 1962 में चीन से युद्ध होने के कारण, दूसरी बार लगा था 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश की आज़ादी से संबंधित युद्ध के कारण, और तीसरी बार लगा था 1975 में। तो 1975 में जब लगा था, ये लगा था आंतरिक अशांति के कारण। किसके कारण लगा था? आंतरिक अशांति के कारण लगा था। यह 1975 से 77 चला, यह 1971 से 77 चला, या 1962 से 68 तक चला था। तो इस तरीके से आपातकाल से संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो आप सभी मित्रगण आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान हस्तलिखित किसने किया? तो पहला ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, दूसरा वसंत कृष्ण वैद्य ने, तीसरा भीमराव अंबेडकर ने, और चौथा जवाहरलाल नेहरू ने। तो मित्र आपसे क्या पूछा है? दोस्त आपसे यहाँ पूछा है भारतीय मूल संविधान किसने हस्तलिखित किया? तो सुनिए, भारतीय मूल संविधान की कहानी को समझिए। तो भारतीय मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। पहली बार भारतीय मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया? आप बताएंगे। इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और किस शैली में लिखा गया था? अगर शैली की बात करेंगे कि मूल संविधान किस शैली में लिखा गया था, तो मित्र आप बताएंगे इटैलिक शैली में लिखा गया था। किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और पहली बार मूल संविधान सबसे पहली बार किसने लिखा था? तो आप बताएंगे कि पहली बार लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पहली बार लिखा था। इनको लिखने में 6 माह का समय लग गया था। कितने महीने का समय लग गया था? 6 माह का समय लग गया था। जो पेज होते हैं, जिसे आप पन्ने कहते हो, क्या कहते हो? पन्ने। यह पन्ने कहाँ से मंगवाए गए थे? तो आप बताएंगे बर्मिंघम से मंगवाए गए थे। बर्मिंघम से मंगवाए गए थे, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। और जो निब होती है पेन की, पहले स्याही वाला पेन होता था, उससे लिखा जाता था। यह भी बर्मिंघम से ही मंगाया गया था। 6 महीने में लगभग प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में लिखा था। बसंत कृष्ण वैद्य ने इसी अंग्रेजी में लिखे हुए संविधान का हिंदी में रूपांतरण किया था। और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये संविधान निर्माता माने जाते हैं, संविधान निर्माता हैं। इन्होंने संविधान का निर्माण किया था और संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 वर्ष का समय लगा था संविधान के निर्माण में। संविधान के निर्माण में समय लगा था। जब निर्मित हो गया फिर लिखा गया, तो लिखा पहली बार किस में गया था? पहली बार अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो इटैलिक शैली में लिखा किसने था? तो आप सभी क्या बता रहे हैं? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। यह कहाँ के रहने वाले थे? यह दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने लिखा था। इन्होंने जब लिखा तो एक शर्त रखी थी कि पहले पेज पे अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पेज पर राम प्रसाद बाबा जी का नाम लिखेंगे, दादाजी थे, इनका नाम लिखेंगे। इस बात की इन्होंने यहाँ पर शर्त रखी हुई थी। तो आप इस बात को भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब एक बात और आ जाती है, चलो लिखा तो इन्होंने है, ठीक है, डिजाइन किसने बनाई? तो डिजाइन से प्रश्न। तो चित्रकारी संविधान में किसने की? तो चित्रकारी की थी नंदलाल ने। नंदलाल ने संविधान में चित्रकारी की थी। प्रस्तावना में चित्रकारी किसने की? प्रस्तावना में, जैसे आप लोग उद्देश्य का भी कहते हो और प्रियम्बल भी कहते हो, तो इसमें किसने चित्रकारी की? तो आप सभी बताएंगे इसमें जो चित्रकारी की थी वो की थी राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर सिन्हा ने चित्रकारी की थी इसमें। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय मूल संविधान को हस्तलिखित करने में लगभग कितने
समय लगा था, तो संविधान को हस्तलिखित करने में 6 माह का समय लगा था। 233 पन्ने में लिख डाला था, 233 पन्ने में लिख डाला था 6 माह में। और ये पन्ने और निब ये सब बर्मिंघम इंग्लैंड से मंगाए गए थे। ये बात आपको बता दी। लगभग 13 किलोग्राम का संविधान लिखकर तैयार हुआ था। कितने किलोग्राम का? 13 किलोग्राम का संविधान लिखकर तैयार हुआ था। मूल प्रति को अभी भी सुरक्षित रखा गया है। लेकिन अगर बोली जाए निर्माण कितने दिन में हुआ था, तो संविधान का निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। निर्माता कौन है संविधान के? तो निर्माता है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। निर्माता के बारे में अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? भीमराव अंबेडकर। संविधान बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। लगभग कितने लाख रुपए खर्च हुआ था? तो आप सभी बताएंगे 64 लाख रुपए खर्च हुआ था संविधान बनने में। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपका ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है आचार्य जेबी कृपलानी। तो मसौदा समिति किसकी बात हो रही है? मसौदा समिति, इसी को बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोला जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसी को बोला जाता है प्रारूप समिति या प्रारूप समिति या कमेटी। ये 3 नाम हैं इसके। और इसके भी मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति सभी के अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर हैं। और इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो आप सभी समझ गए होंगे प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कुछ भी पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और इसी समिति ने संविधान को रूप दिया था। इसलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगर हम बात करें, कभी कभी प्रश्न कई प्रकार से आपके एग्जाम में बन जाते हैं और समितियां आपसे पूछ लेता है, समितियां आपसे पूछ लेता है। तो समितियों में कुछ समितियां आपको याद रखनी होती हैं और वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। सबसे पहली समिति संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति। इसके अलावा आपकी और भी प्रमुख मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। इसके अलावा प्रांतीय समिति या हम कह रहे थे प्रांत संघ संविधान समिति भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रांत संविधान समिति भी कह सकते हैं। और कुछ ऐसी समितियां आपको इसलिए याद है क्योंकि संघ जहां लगा होगा JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल अध्यक्ष थे, प्रांतीय के भी सरदार पटेल, क्योंकि प्रांतों को एक करने वाला कौन था? सरदार पटेल था। अब अगली समिति पूछ लेता है प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, राज्यों के लिए समिति। 8वीं कौन सी है? राज्यों के लिए समिति। तो ये इस तरीके से पूछेगा। प्रक्रिया और संचालन के थे राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। तो ये 8 बड़ी समितियां थी। कभी कभी पूछ लेता है राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव में कौन शामिल नहीं होता है? तो पहले तो ये समझो कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन होता है। तो ध्यान से देखो पहले
कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन नहीं होता है। ऑप्शन ए क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सांसद, दूसरा है विधानसभा के मनोनीत विधायक, तीसरा राज्यसभा के मनोनीत सांसद, इनमें से कोई नहीं। तो जरा फटाफट आप लोग ध्यान से देख लेंगे और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित जो चुने जाते हैं उन्हें निर्वाचित कहते हैं, जिन्हें चुना जाता है, चुनाव के माध्यम से आते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और विधानसभा है 28 राज्यों में विधानसभा है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो यहाँ के सभी निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक। तो आपने क्या ध्यान दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसद, विधानसभा की बात करें तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायक और 2 कौन है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित विधायक। कौन शामिल नहीं हो रहा, विधान परिषद शामिल नहीं हुई, विधान परिषद शामिल नहीं हुई। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद शामिल नहीं होती है। तो अब बात आ गई हटाने, राष्ट्रपति को हटाने। महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया भारत में केवल एक व्यक्ति के लिए आती है, केवल एक को हटाने के लिए। किसे, राष्ट्रपति को। तो महाभियोग प्रस्ताव भारत में केवल एक ही व्यक्ति को हटाने के लिए आता है और वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आता है। ठीक है, अब यहां पर समझो जरा मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पर कह रहा हूं हटा तो दिया, अब ये महाभियोग प्रस्ताव, यहां तो चुनाव की बात होगी कि चुनाव में शामिल कौन होता है, हटाने में कौन शामिल होता है। तो केवल लोकसभा शामिल होगी, राज्यसभा शामिल होगी, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को शामिल नहीं करते, इनको भी शामिल नहीं करते हटाने में, महाभियोग में। लेकिन यहां सभी लोग होते हैं, निर्वाचित भी आ जाएंगे और मनोनीत भी आ जाएंगे। तो निर्वाचित और मनोनीत यानी लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित थे, यहां सभी आ जाएंगे, निर्वाचित हट जाएगा, यानी सभी सदस्य, यानी संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सांसद, ठीक है, लोकसभा के और राज्यसभा के मनोनीत सांसद, विधानसभा के मनोनीत विधायक, राज्यसभा के मनोनीत। तो यहां पर तीनों ही ऑप्शन आपके क्या, कौन शामिल नहीं होता। तो भैया लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत तो शामिल होते हैं, विधानसभा के मनोनीत विधायक शामिल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाए, क्योंकि राज्यसभा के मनोनीत शामिल होंगे, राज्यसभा लोकसभा के भी मनोनीत शामिल होंगे, विधानसभा शामिल ही नहीं होगी। तो ये बात समझ गए। महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया किसमें है, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया है। महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है और यह कहां से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हटाने में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। और इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि केवल भारत में राष्ट्रपति को ही हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया को लाते हैं, जिसे आर्टिकल 61 के तहत। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है आर्टिकल 56 के तहत, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया हुआ है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है, अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो ध्यान से सुनिए, अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति की बात आ रही है। ठीक है, अब ये उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता है राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, तो आप बताओगे त्यागपत्र भी किसे देता, राष्ट्रपति को। लेकिन अब जरा समझिए, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है और राष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो यह त्यागपत्र किसे देगा, तो ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश को, किसे देगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, समझ गए ना? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका काम क्या है? यह है क्या जिसे आप महान्यायवादी कह रहे हो? यह है भारत सरकार का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी या कानूनी सलाहकार है, या कानूनी सलाहकार है। यह भी कह सकते हैं यह सुप्रीम कोर्ट का वकील है। भारत सरकार में, सुप्रीम कोर्ट में यह भारत सरकार का पक्ष रखता है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है। भारत सरकार कानून के अंतर्गत काम करे इसलिए वह एक वकील को रखती है, जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। यह कानून से संबंधित भारत सरकार की क्या करता है? हमेशा मदद करता है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष भी रखता है। साथ साथ यह क्या कर सकता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकता है, भाषण दे सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, वोट नहीं दे सकता। कौन? महान्यायवादी वोट नहीं दे सकता। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बैठता है। इस बात को याद रखना, आर्टिकल 76 इससे संबंधित है। आर्टिकल 123 क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो है आर्टिकल 123 से संबंधित है। 148 क्या है? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये किस आर्टिकल में है? तो आप सभी बताएंगे 148 में। 143 में क्या है? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति ले सकता, मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो सुनिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह शपथ धारण नहीं करता। ठीक है, उस पद की कोई शपथ नहीं होती। ठीक है, कोई शपथ नहीं होती, शपथ नहीं लेता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? अभी बताया था 148 में है और यह वास्तव में संचित निधि का प्रहरी कहलाता है। किसका? संचित निधि। संचित निधि को आर्टिकल 266 में पढ़ा जाता है। तो भारत सरकार टैक्स से या दूसरे देशों से जो भी पैसा प्राप्त करती है, कुछ भी उधार लेती है, वो संचित निधि में जाता है और संचित निधि से ही पैसा भारत सरकार को बजट के माध्यम से प्राप्त होता है। तो संचित निधि का लेखा जोखा यही रखता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसे आप लोग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कैग कहते हैं। यह भारत सरकार में संचित निधि का प्रहरी होता है। आर्टिकल 148 में इसके बारे में पढ़ा जाता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है। अभी बताया था भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। तो मैंने क्या बताया था? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप इस प्रश्न का हमें उत्तर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें एक प्रश्न का उत्तर जरूर करिएगा। ठीक है, ये क्या है? संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा और कल से क्लास आपका जो सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आपकी क्लासेज मिलने वाली हैं आपको।
तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। जय हिंद। सभी हमारे प्यारे साथी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहेंगे, आपका लेवल लेकर मैं चलूंगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। नमस्कार।